जेम्स अपनी गर्लफ्रेंड आयरिस को सरप्राइज देने के लिए कार में कहीं ले जा रहा था। आयरिस की आंखों पर पट्टी बंधी थी। उत्साह और रहस्य से भरी इस यात्रा में आयरिस बार बार पूछ रही थी, बताओ ना, हम कहां जा रहे हैं? जेम्स बस मुस्कुराकर कहता है, जरा सब्र रखो। आखिरकार कार रुकी। जेम्स ने आयरिस को कार से बाहर निकाला और धीरे से उसकी आंखों की पट्टी हटाई। सामने थी शानदार चमचमाती स्काई व्यू टावर, जिसका उद्घाटन आज हो रहा था। आयरिस की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वो खुशी से झूम उठी, लेकिन जैसे ही उसने टावर के ऊपर एक नजर डाला, डर के मारे सिहर उठी। उसे अंदर ही अंदर एहसास होने लगा कि आज यहां कुछ बहुत बुरा होने वाला है। एंट्रेंस पर जाते ही उनका फोटो खींचकर वेलकम किया गया। वे टॉप फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट में चढ़े, जो 8 लोगों की सीमा के बावजूद जरूरत से ज्यादा भरी थी। अब आयरिस को एहसास होने लगा कि ये लिफ्ट बीच में ही टूट जाएगी और वे सारे मारे जाएंगे। यहां तक कि वो एक बच्चे के लिफ्ट में कूदने से भी डर रही थी। मगर लिफ्ट नहीं टूटा और वे टॉप फ्लोर पर पहुंचे, जहां से नीचे का नजारा वाकई लाजवाब था। चारों तरफ रौनक थी, लोग दिल खोलकर एंजॉय कर रहे थे। तभी एक शैंपेन की बोतल का कॉर्क उड़कर झूमर से टकरा गया, जिससे झूमर का एक नुकीला हिस्सा टूटकर ग्लास फ्लोर पर गिरा और उसमें दरार आ गई। लेकिन इस बात से अनजान भीड़ उस फर्श पर मस्ती में उछल कूद रही थी। इसी बीच जेम्स आयरिस को ताजी हवा में बाहर ले गया और घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज किया। दरअसल ये पूरा प्लान उसने इस खास पल के लिए ही बनाया था। तब आयरिस अपनी प्रेगनेंसी का बताकर इस पल में 4 चांद लगा देती है। यहीं पर एक लड़का सिक्कों को एक एक करके नीचे फेंक रहा था। गार्ड उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन वो लड़का नहीं माना। आखिरकार उसका फेंका हुआ एक सिक्का हवा के दबाव में आकर वेंटिलेशन फैन में जाकर अटक गया, जिस कारण फैन का ब्लेड रुक गया। इधर जेम्स और आयरिस सगाई करने के बाद दिल खोलकर डांस करने लगे थे। तभी अचानक आयरिस को एक भयानक विजन दिखने लगा। वह देखती है कि टावर की एक बीम से नट बोल्ट निकल रहे हैं। अगले ही पल ग्लास फ्लोर टूट जाता है और दर्जनों लोग नीचे गिरकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। जेम्स किसी तरह एक कांच के टुकड़े को पकड़कर लटक जाता है। इससे पहले कि आयरिस कुछ कर पाती, जेम्स भी नीचे गिरकर मारा जाता है। ये सब देख टावर में अफरातफरी मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा इधर उधर भागने लगते हैं। तभी एक औरत सेफ से जा टकराई, जिससे उसको आग पकड़ लिया। उधर वेंटिलेशन फैन के रुकने से वो पूरा एरिया गर्म हो चुका था। आग के संपर्क में आते ही एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके चपेट में काफी सारे लोग आए। आयरिस किसी तरह बचकर लिफ्ट में जाने के लिए भागी, लेकिन लोग उसे धक्का मार मार कर लिफ्ट में घुसने नहीं दिए। एक पल में लिफ्ट भीड़ से खचाखच भर गया। लोड इतना ज्यादा पड़ा कि लिफ्ट का एक भारी भरकम पार्ट टूटकर एक आदमी पर गिर पड़ा, जिससे उसका कचूमर बन गया। बेतहाशा भीड़ सीढ़ियों पर उमड़ पड़ी तो अत्यधिक लोड के चलते वो भी टूट गया। आयरिस सबसे पीछे थी, इसलिए वो बाल बाल बच गई। लेकिन अगले ही पल टावर का एक हिस्सा टूटकर एक तरफ झुकने लगा। काफी सारे लोग फिसलकर विंडो के पास इकट्ठा हो गए। वहीं आयरिस किसी तरह रेंगकर ऊपर चढ़ गई और अपने पीछे वाली औरत को बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तब तक वो औरत भी नीचे फिसल गई। इसी बीच उनकी नजर पियानो पर पड़ी, जो आधा हवा में लटक रहा था और किसी तरह बैलेंस बनाए हुए था। विंडो पर मौजूद सभी लोगों की जान हलक में अटकी हुई थी, क्योंकि अगर वह गिरा तो उनका अंत तय था। तभी वह सिक्का पियानो पर जा गिरा, जिससे पियानो तेजी से उनकी ओर फिसला और विंडो तोड़ते हुए बाहर निकल गया। उधर वह सिक्का फेंकने वाला लड़का टावर से बचकर निकल चुका था, लेकिन अगले ही पल पियानो उसके ऊपर आ गिरा, जिससे उसका शरीर चकनाचूर हो गया। फिर टावर का एक हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। आयरिस किसी तरह बची हुई थी और उसका दिल 440 के स्पीड से धड़क रहा था। तभी उसने वहां एक बच्चे को देखा, जिसकी मां ने मरने से पहले उसको कपट के अंदर बंद कर दिया था। हालांकि आयरिस उस बच्चे के लिए ज्यादा कुछ कर नहीं सकी और मौका रहते उसे लेकर कूद पड़ी, लेकिन तभी पता चला कि उसकी एक उंगली 2 सरिया के बीच फंस चुका था। आयरिस के सगाई का रिंग उसे कुछ देर तक बचाए रखा, मगर अंततः वे दोनों भी गिरकर खत्म हो गए। ये सब कुछ एक स्टेफनी नाम की लड़की क्लास में लेक्चर सुनते हुए सपना देख रही थी। अचानक वह डर कर चौंक पड़ी तो पूरी क्लास उसका मजाक उड़ाने लगी। इन दिनों उसे किसी आयरिस नाम की औरत के लगातार सपने आते थे, पर हैरानी की बात यह थी कि उसकी नानी का नाम भी आयरिस ही था। लेकिन उसने ना तो अपनी नानी को कभी असल में देखा था और ना ही उनकी कोई तस्वीर देखी थी। तब उसकी रूममेट ने मजाक में कहा, घर जाओ और इसका कोई हल निकालो, वरना किसी रात मैं ही तुम्हें मार डालूंगी। अगली सुबह स्टेफनी घर निकल पड़ी। तभी उसे फिर से उस घटना का एक झलक दिखा।
घर पहुंचकर उसने इस सपने के बारे में अपने डैड से कुछ भी नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी मॉम की पुरानी एल्बम खोजने लगी जिसमें शायद उसकी नानी आयरिस की कोई तस्वीर हो, लेकिन उस एल्बम के बारे में उसके डैड को कोई जानकारी नहीं थी। इसी बीच उसे उसका छोटा भाई चार्ली मिला जो मामा के घर जा रहा था। इसी बहाने स्टेफनी भी चार्ली के साथ मामा के घर निकल पड़ी। रास्ते में उसने चार्ली को सब कुछ बता दिया कि उसे करीब 2 महीनों से हर रात एक ही डरावना सपना आ रहा है जिसमें उसकी नानी आयरिस दिखाई देती है। इसी वजह से वो ठीक से सो नहीं पा रही, जिसके चलते इस बार उसके नंबर भी कम आए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी स्कॉलरशिप भी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन चार्ली ये सब जानकर भी क्या ही कर सकता था। उनके मामा के 3 बच्चे थे, एरिक, बॉबी और जूलिया। उनसे मिलने के बाद वो अपनी मामी और मामा से मिली। मामा उसे यहाँ देख काफी खुश हुए। तब स्टेफानी उनसे यहाँ आने की वजह बताई। कहती है कि मैं आपसे आपकी माँ आयरिस के बारे में पूछना चाहती थी। मैं बहुत परेशान हूँ, बार बार एक ही सपना आता है। एक पुरानी जगह, एक रेस्टोरेंट जिसका नाम था स्काई व्यू। स्काई व्यू का नाम सुनते ही मामा मामी चौंक गए। मामा बोले, ये नाम मैंने अपनी माँ आयरिस से सुना था, लेकिन तुम उनसे दूर रहो, वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है। स्टेफानी ने जिद की। तब मामा ने सच बताया। उनके पिता की मौत के बाद आयरिस उन्हें और स्टेफानी की माँ को कभी स्कूल जाने नहीं देती थी। घर में बंद कर डराया करती थी कि अगर उनकी बात नहीं मानी तो सब मर जाएंगे। उनका पागलपन इतना बढ़ गया कि पुलिस को बीच में आकर उसकी माँ और मम्मा को उनसे दूर ले जाना पड़ा। लेकिन आयरिस फिर भी उनका पीछा करती रही। बच्चों के जन्म के बाद खौफनाक चिट्ठियां भेजी जिनमें मौत की खबरें और लाशों की तस्वीरें होती थीं। स्टेफानी पूछती है कि क्या वो चिट्ठियां अब भी आपके पास है? उसके मामा तुरंत भड़क उठे। कहते हैं कि इतना सब जानकर भी तुम खत मांग रही हो? आयरिस से दूर रहो, यही हम सबके लिए बेहतर होगा। जब मामा नहीं माने तो वो अपनी मामी के पीछे पड़ गई। आखिरकार मामी ने बताया कि आयरिस से जुड़े कुछ दस्तावेज नीचे वाले बेडरूम के ड्रॉर में रखे हैं। स्टेफानी ने वहां जाकर ढूंढा तो उसे एक आयरिस की एक तस्वीर मिली। उसे यकीन हो गया, जो सपना वो बार बार देख रही थी वो किसी और का नहीं, उसकी नानी आयरिस का ही था। यहां से पता लेकर स्टेफानी निकल पड़ी। एक लंबा सुनसान सफर तय करने के बाद वो एकांत में बने उस घर के सामने खड़ी थी जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था कि चलें जाओ, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है और किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद स्टेफानी कैमरे में अपनी पहचान बताती है और कहती है कि मैं आपकी बेटी की बेटी हूँ, मुझे आपसे मिलकर कुछ सवाल पूछने हैं। इतना जानते ही आयरिस का इरादा बदल जाता है और वो स्टेफानी के मोबाइल वगैरह जब्त कर अंदर बुला लेती है। यहाँ पर आयरिस अपनी नातिन को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, तुम्हें मेरा खत मिला, शायद इसी वजह से तुम यहाँ आई हो। तुम्हारी मॉम डार्ली कैसी है? स्टेफनी बताती है कि जब वो 10 साल की थी तभी मॉम उन्हें छोड़कर किसी और के साथ चली गई। मतलब सालों से वो एक दूसरे के साथ नहीं थे। इसके बाद स्टेफनी अपनी नानी को अपने सपने वाली बात बताती है, जिस पर नानी कहती हैं कि जो सपना तुम्हें 2 महीनों से परेशान कर रहा है वो कोई सपना नहीं बल्कि मेरा पूर्वाभास था। दरअसल बरसों पहले उस दिन स्काई व्यू रेस्टोरेंट में हादसा होने से पहले ही मुझे भविष्य की एक झलक दिखाई दी थी। अगले ही पल जब सब कुछ वैसा ही दोहराता दिखा तो आयरिस घबरा गई। उसने सबको सतर्क किया कि डांस फ्लोर टूटने वाला है और ये बिल्डिंग गिरने वाली है। मौत ने उन्हें खत्म करने के लिए जो प्लानिंग की थी उस पर आयरिस ने पानी फेर दिया। उस दिन आयरिस ने स्काई व्यू में मौजूद सभी लोगों को बचा लिया था, लेकिन मौत इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। स्काई व्यू में जितने भी लोग थे उनकी मौत अलग अलग हादसों में एक एक करके होने लगी। कोई नहीं बचा, यहां तक कि आयरिस का बॉयफ्रेंड भी मारा गया। लेकिन तब तक आयरिस मौत की हर चाल को समझ चुकी थी। उसने कभी उसे दोबारा मौका नहीं दिया। वो सालों से मौत को चकमा देती आ रही थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। इस बार मौत जीतने वाली है, क्योंकि 2 महीने पहले आयरिस को कैंसर डिटेक्ट हुआ था और तभी से स्टेफनी को वो डरावनी झलकियां दिखनी शुरू हो गईं। ये महज इत्तेफाक नहीं था। अगर कायदे से देखा जाए तो आयरिस का वंश उसी हादसे में खत्म हो जाना चाहिए था। मतलब साफ है, आयरिस के ब्लड लाइन से जुड़े जितने भी लोग हैं, मौत अब उन्हें भी नहीं छोड़ेगी। सालों से आयरिस यही बात अपने बेटे बेटियों को समझाना चाहती थी, पर उन्होंने उसे गलत समझा, उसके डर को पागलपन कहा और उससे दूरी बना ली। आगे उसकी नानी कहती है, मुझे तुम्हें इस किताब से सब कुछ समझाना होगा ताकि मेरे बाद तुम हमारे परिवार की रक्षा की जिम्मेदारी उठा सको। लेकिन इस किताब को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए तुम्हें यहीं रहना होगा। बाहर की दुनिया खतरों से भरी है। मैं 20 सालों से बाहर नहीं गई। यहाँ हम दोनों सुरक्षित हैं। ये मेरी जिंदगी भर की मेहनत है। इस किताब में सब कुछ है, हर एक चेतावनी, हर एक संकेत। स्टेफनी को ये सब पागलपन लगता है। वो झल्ला जाती है, कहती है कि मैं यहाँ नहीं रह सकती।
मुझे कॉलेज जाना है। वो यहाँ तक कह देती है, मैंने यहाँ आकर गलती कर दी, ये सब बस एक सपना ही तो है। वो किताब भी छोड़ जाती है। तब आयरिस धीरे से कहती है, तो तुम्हें यकीन नहीं है? अपने वंश को बचाने के लिए आखिरकार आयरिस ने उसे सच्चाई दिखाने का फैसला किया। वो ठीक उसी जगह खड़ी हो गई जहां पर उसने किताब में मौत का अगला वार लिखा था। आयरिस जानती थी मौत आने वाली है और अगले ही पल मौत ने उसे खत्म कर दिया। स्टेफनी की आंखों के सामने सब कुछ हुआ। उसकी हालत खराब हो गई। वो जोर से चीख पड़ी। अंततः स्टेफनी को समझ आ गया कि उसे मामा हावर्ड की बात मानकर आयरिस के पास नहीं जाना चाहिए था। आज हावर्ड की मां आयरिस का अंतिम संस्कार था। हावर्ड ने अपनी बहन डार्ली को भी बुलावा भेजा था। किसी को उनके आने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो आ गई। उन्हें यहां देखकर स्टेफनी का खून खौल उठा, क्योंकि जब वो सिर्फ 10 साल की थी तब उसकी मां उसे छोड़कर किसी और के साथ चली गई थी। इसलिए वो उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी और इसी वजह से अपने घर लौट गई। आयरिस के अंतिम संस्कार के बाद हावर्ड ने घर पर ही छोटी सी पार्टी रखी। वे इसकी तैयारी कर रहे थे, तभी बॉबी से ग्लास गिरकर टूट गया। उसका एक नुकीला टुकड़ा बर्म में जा मिला और ड्रिंक बनाते वक्त वो कांच का टुकड़ा एक के ग्लास में चला गया। इधर स्टेफानी ने आयरिस की डायरी पढ़ना शुरू किया तो उसे सारी बातें समझ आने लगीं। तभी अचानक एक फोटो नीचे गिर गई और उसका शीशा चकनाचूर हो गया। उसी टूटे हुए शीशे का एक टुकड़ा सरकता हुआ स्टेफानी के पास आ पहुंचा। आयरिस ने कहा था, मौत अगर कोई इशारा दे तो उसे नजरअंदाज मत करना। स्टेफानी समझ गई और अगले ही पल कार लेकर मामा के घर के लिए निकल पड़ी। इधर बॉबी और चार्ली बच्चों की तरह ट्रैम्पोलिन पर बेखबर कूद रहे थे। तभी ट्रैम्पोलिन का मैट धीरे धीरे फटने लगा और तो और उनके ठीक नीचे एक नुकीला रेक पड़ा था। उधर से वो हावर्ड को भी अपने साथ कूदने के लिए बुला लेते हैं। हावर्ड जूलिया के साथ जेंगा टेबल टॉप गेम खेल रहे थे, लेकिन बुलावे पर उन्होंने ग्लास टेबल पर रखा और उधर चल पड़े। ट्रैम्पोलिन पर चढ़े ही थे कि तभी डार्ली की नजर नीचे पड़े उस नुकीले रेक पर पड़ गई। सबको लगा कि उसने एक अनहोनी को टाल दिया, पर यह भी मौत की एक चाल थी। इसी बीच स्टेफानी भी वहां पहुंच चुकी थी। अगले ही पल ट्रैम्पोलिन का मैट फटा और जूलिया का ध्यान भटक गया। उसके हाथों से लगकर जेंगा का टावर सीधे उस ग्लास पर जा गिरा, जिससे वो नुकीला कांच का टुकड़ा जमीन पर आ गिरा। हावर्ड ने उस ओर ध्यान नहीं दिया और उनका पैर उसी कांच के टुकड़े पर पड़ गया। दर्द के मारे वो बुरी तरह बिलबिला उठे। तभी वो नुकीला रेक लुढ़कते हुए पास में पड़ी घास काटने वाली मशीन के स्विच पर जा गिरा और मशीन चालू हो गई। हावर्ड लड़खड़ाते हुए उसी मशीन के नीचे आ गए। अगले ही पल उनकी दर्दनाक मौत हो गई। मतलब आयरिस का कहा गया हर एक लफ्ज बिल्कुल सच था। अब स्टेफानी मौत को चकमा देने का रास्ता जानने के लिए आयरिस की डायरी पढ़ने लगती है। उसी डायरी में उसे जेबी नाम के एक शख्स का जिक्र मिलता है, जो किसी तरह मौत को मात देकर अभी भी जिंदा है और छुपा हुआ है। इसके बाद स्टेफानी आयरिस और जेम्स की फैमिली ट्री बनाती है। उन्हें 2 जुड़वां बच्चे हुए थे, हावर्ड और डार्ली। फिर हावर्ड के 3 बच्चे हुए, एरिक, बॉबी और जूलिया। वहीं डार्ली के 2 बच्चे थे, चार्ली और स्टेफानी खुद। और अब स्टेफानी को समझ आ चुका था कि इस पूरे खून के रिश्ते पर मौत की साया मंडरा रही। ये सारी बातें स्टेफानी ने पूरे परिवार को एक जगह इकट्ठा करके सबूतों के साथ बताई। आयरिस की डायरी में उन सभी लोगों की मौत का जिक्र था जो उस दिन स्काई व्यू में मौजूद थे। वो लोग जो मरने वाले थे, लेकिन आयरिस के पूर्वाभास ने उन्हें वक्त रहते बचा लिया था। मगर किस्मत को बदलना आसान नहीं होता। आखिरकार मौत ने किसी को नहीं बख्शा, सिवाय 2 लोगों के, एक छोटा बच्चा और आयरिस, जो सालों से मौत को चकमा दे रहे थे। बाकी सभी एक एक करके अलग अलग हादसों का शिकार हो गए और ठीक उसी क्रम में मरे, जैसे आयरिस ने अपने पूर्वाभास में देखा था। ये सब उसने यकीन दिलाने के लिए आयरिस उसके आंखों के सामने मरी। स्टेफानी ने सब समझाया, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया। जूलिया बोली, हम तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे, स्काई व्यू में थे ही नहीं, तो मौत हमारे पीछे क्यों आएगी? इसका जवाब सीधा था, मौत को सब तक पहुंचने में सालों लग गए और इस दौरान उन लोगों के बच्चे हो गए, वो बच्चे जिन्हें कभी पैदा ही नहीं होना था। अब मौत उन्हें भी उसी क्रम में ढूंढ रही है, इसलिए उन्हें सतर्क रहना होगा। मौत के मारने का एक पैटर्न था। वो उम्र के हिसाब से हर फैमिली को निशाना बना रही थी। मतलब जिस फैमिली में जो सबसे बड़ा है, मौत वहीं से शुरुआत करती है। हावर्ड की फैमिली में सबसे बड़े थे मामा खुद, इसलिए मौत ने सबसे पहले उनकी फैमिली को चुना। अब अगला नंबर है उनके बेटे एरिक का, फिर जूलिया और सबसे आखिर में बॉबी की बारी आएगी। दूसरी तरफ स्टेफानी की फैमिली है। सबसे पहले उसकी मां डार्ली मरेगी, फिर स्टेफानी और फिर सबसे छोटा चार्ली। मौत के मारने का पैटर्न बिल्कुल साफ था, बड़े से शुरू होकर
छोटे तक एक एक करके सबको खत्म करना। तभी स्टेफानी की मामी उस पर बुरी तरह बरस पड़ी। बस करो ये सब, आयरिस वाली पागलपंती ने हमें न जाने कितने शहर बदलवा दिए, अब और नहीं सहा जाता। स्टेफानी समझाती रही, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उनका बड़ा बेटा एरिक, जो मौत का अगला शिकार था, एक बॉडी पियर्सर और टैटू आर्टिस्ट था। रात को उसका बॉस कुछ घंटों के लिए स्टूडियो की जिम्मेदारी उसे सौंपकर कहीं चला गया। एरिक ने अपने सारे अपॉइंटमेंट पूरे किए, फिर अकेले में अपने डैड की याद में अपने ही हाथ पर टैटू बनाने बैठ गया। तभी अचानक कुछ सामान शेल्फ से अपने आप गिरा। एक शीशे का जार जोर से जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। एरिक चौंक कर खड़ा हुआ। उसी झटके में क्लीनिंग लिक्विड का बड़ा डब्बा कुर्सी से टकराया और जमीन पर फैल गया। वो जार को देख ही रहा था कि छत पर टंगी एक चैन टूटकर झूलती हुई उसके नाक में लगे रिंग में फंस गई। एरिक ने तुरंत चैन को निकालने की कोशिश की, लेकिन वो चैन ऊपर लगे फैन में उलझ गई। चैन ने एरिक की नाक को खींचना शुरू कर दिया। वो बुरी तरह छटपटाने लगा। इसी बीच पास रखा लैंप उससे टकराकर क्लीनिंग लिक्विड पर जा गिरा, जिससे आग लग गई। तभी एरिक ने किसी तरह चैन से अपनी नाक छुड़ाई और सीधे आग पर गिर पड़ा। अगली सुबह ये खबर सबको पता चली। सौभाग्य से एरिक ने उस वक्त लेदर जैकेट पहन रखी थी, इसलिए वह आग में झुलसने से बाल बाल बच गया था। स्टेफानी हैरानी से पूछती है, ये कैसे हो सकता है? तुम जिंदा कैसे बच गए? एरिक मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारी थ्योरी बकवास है। मौत मुझे छू भी नहीं सकती, अपूर्ण अमर है। तभी एक ट्रक उसके इतने करीब से गुजरी कि सबका कलेजा हलक में आ गया, लेकिन एरिक फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। स्टेफानी के मना करने के बावजूद वो कचरा उठाने वाले ट्रक से चिपक कर डांस करने लगा, उसे पप्पी लेने लगा। तब स्टेफानी उसे समझाने के लिए उसकी छोटी बहन जूलिया से कहती है, लेकिन जूलिया भी स्टेफानी की इन बातों से तंग आ चुकी थी। वो उसकी एक नहीं सुनती और तुरंत रनिंग के लिए निकल जाती है। कुछ दूरी पर एक आदमी ब्लोअर से सूखी पत्तियां समेट रहा होता है और वहीं दो बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं। तभी उस ब्लोअर चलाने वाले आदमी के सिर पर पीछे से कुछ आकर गिरा, जिससे वो लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ा। उसका ब्लोअर फिसलकर दूर जा गिरा और उससे उड़ती धूल सीधी फुटबॉल खेल रहे बच्चों की आंखों में जा लगी। आंखों में धूल पड़ने से बच्चों का ध्यान भटक गया और फुटबॉल सीधा जूलिया के सिर पर जा लगी। टक्कर से जूलिया लड़खड़ाकर पास ही रखे कचरे के डब्बे में जा गिरी और ड्राइवर ने जूलिया को कचरे समेत ट्रक में उठा लिया। जूलिया चिल्लाती रही, लेकिन ड्राइवर म्यूजिक सुनने में इतना मग्न था कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। स्टेफानी ट्रक के ऊपर चढ़ गई और अंदर झांककर जूलिया को देखा। जूलिया हाथ बढ़ाकर बाहर निकलने की कोशिश, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जूलिया अंदर ही दब गई। ये हादसा दिल दहला देने वाला था। स्टेफानी अंदर से टूट चुकी थी। उसे लगा कि शायद भाई बहनों के क्रम में उससे कोई गलती हो गई, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। एरिक की मां ब्रेंडा सबके सामने एक निजी सच्चाई साझा करती है। वो कहती हैं कि दरअसल एरिक हावर्ड का बेटा नहीं है। एरिक के जन्म से पहले ही ब्रेंडा और हावर्ड के बीच रिश्ते बिगड़ने लगे थे। उसी दौरान ब्रेंडा कुछ समय के लिए डगलस के करीब आ गई थी और उसी रिश्ते से एरिक का जन्म हुआ। अब उसे समझ आया कि डगलस उसके लिए हमेशा इतना मेहरबान क्यों रहा, हर बार उसकी मदद क्यों करता था। इसका मतलब ऑर्डर में कोई गलती नहीं। अगला नंबर बॉबी का है। इससे पहले कि उसे कुछ हो, पूरा परिवार सलाह मशवरा करके जेबी को ढूंढने निकल पड़ता है। डायरी के मुताबिक जेबी होप रेवर नाम के एक अस्पताल में काम करता था, जो यहाँ से महज 1 घंटे की दूरी पर था। वे तुरंत उससे मिलने पहुंचते हैं। असल में जेबी उन्हीं लोगों में से एक था जिन्हें आयरिस ने कभी बचाया था। कई सालों बाद आयरिस ने उसे फिर से ढूंढ निकाला और उसे मौत को मात देने का तरीका सिखाया। फिर वे मिलकर एक ऐसा केबिन तैयार किए जिसमें घटना घटने लायक कुछ भी सामान यूज नहीं किया गया। बरसों तक वे आयरिस को उस केबिन के अंदर राशन पानी दवा दारू का सप्लाई करते रहे। इसीलिए आयरिस सालों तक उस केबिन में सुरक्षित रही। बॉबी उससे कहता है, मैं किसी केबिन के अंदर अपनी पूरी जिंदगी नहीं गुजर सकता, इसके अलावा कोई तो और तरीका होगा। जेबी कहता है कि इसके अलावा और 2 रास्ते हैं। या तो बॉबी को किसी की जान लेनी होगी ताकि उस मरने वाले इंसान की बची हुई जिंदगी उसे मिल जाए, या फिर उसे अपनी मौत का नाटक करना होगा। दरअसल कई साल पहले एक औरत ने यह तरकीब अपनाई थी। उसके डॉक्टर ने उसे कुछ सेकंड के लिए मरा हुआ घोषित कर दिया और फिर वापस जिंदा कर दिया था। इस तरह मौत का चक्र टूट गया, लेकिन यह तरीका बहुत रिस्की था। इसी वजह से आयरिस ने इसे कभी नहीं अपनाया। हर कोई इतना खुशनसीब नहीं होता कि मरने के बाद फिर से जिंदा हो जाए। फिर जेबी कहता है, मैं भी आयरिस की तरह बीमार हूं। मौत से कोई नहीं बच सकता। तुम सब मरने वाले हो और तुम्हारे बाद मेरी बारी भी आएगी। चूंकि आयरिस के पूर्वाभास में जेबी सबसे आखिर में मरा था,
इसलिए असल जिंदगी में भी उसकी बारी सबसे अंत में ही आएगी। सब कुछ समझने के बाद एरिक किसी तरह बॉबी को मरकर वापस जिंदा होने के लिए मना लेता है। वे परिवार वालों की आंखों में धूल झोंकते हैं और तुरंत एक पीनट बटर वाला बिस्किट मशीन से तोड़कर निकाल लेते हैं। दरअसल बॉबी को पीनट से एलर्जी थी। ऐसा कुछ भी खाते ही उसका गला सिकुड़ने लगता था और सांस रुकने लगती थी। एरिक की प्लानिंग थी कि वो बॉबी को ये बिस्किट खिलाकर कुछ देर के लिए मारेगा और फिर सही समय पर दवा देकर उसे वापस जिंदा कर देगा। लेकिन तभी एक बड़ी गलती हो जाती है। किसी चीज से टकराकर पास में रखी MRI मशीन अचानक चालू हो जाती है। बिस्कुट खाते ही बॉबी का दम घुटने लगता है। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। MRI का मैग्नेट बेहद ताकतवर होता है और उसके चलते हालात पूरी तरह बेकाबू हो जाते हैं। एरिक के शरीर पर मौजूद सभी मेटल की चीजें, उसकी नाक, कान वगैरह में पहनी रिंग्स जोर से खींचती हैं और खून के छींटों के साथ बाहर निकल जाती हैं। अगले ही पल MRI का मैग्नेट व्हीलचेयर समेत एरिक को खींचकर मशीन के अंदर ले जाता है। उसके हाथ में बॉबी की एलर्जी की दवा थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मशीन में फंसकर एरिक की दर्दनाक मौत हो जाती है और अगले ही पल बॉबी भी मारा जाता है। एरिक आयरिस की ब्लड लाइन का हिस्सा नहीं था। शायद उसे मौत के रास्ते में टांग अड़ाने की सजा मिली थी। अब बारी स्टेफानी के परिवार की थी। स्टेफानी की मां अपने बच्चों की सलामती के लिए केबिन में ही रहने का फैसला करती है। फिर वे सब बस में सवार होकर निकल पड़ते हैं। रास्ते में मौत कई बार उन्हें मारने की कोशिश करती है, लेकिन वे किसी तरह बचते बचाते आखिरकार आयरिस के ठिकाने तक पहुंच ही जाते हैं। तभी मौत एक बार फिर अपनी चाल चलने लगती है। बिजली के तार आपस में टकराकर स्पार्क करने लगते हैं और चिंगारियां निकलकर उस केबिन की तरफ बढ़ने लगती हैं, जहां गैस लीक हो रही होती है। उधर स्टेफानी बस से बाहर नहीं निकल पा रही होती क्योंकि उसका सेफ्टी बेल्ट फंसा होता है। वो अपनी मां से कहती है, मेरी फिक्र मत करो, आप केबिन में जाओ, अगर आप बच गईं तो मुझे कुछ नहीं होगा। डॉली उसकी बात मानती है। वो दौड़कर केबिन तक पहुंचती है, लेकिन तभी गैस सिलेंडर में जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। धमाका इतना भयानक होता है कि डॉली की मौके पर ही मौत हो जाती है और बस पानी में पलट जाती है। चार्ली किसी तरह स्टेफानी को उसकी सीट से छुड़ाने की कोशिश करता है और आखिरकार उसे निकाल लेता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। स्टेफानी की सांसें थम चुकी थीं। चार्ली फिर भी हार नहीं मानता और आखिरकार उसकी बहन मौत को छूकर एक झटके में वापस लौट आती है। मतलब उन्होंने मौत को चकमा दे दिया और अब वो सुरक्षित हैं। कुछ दिन बाद दोनों भाई बहन एक पार्टी में जाते हैं, जहां स्टेफनी को एक अनहोनी का संकेत मिलता है। वहीं दूसरी ओर कुछ दूरी पर एक औरत कुकीज खरीदने जाती है। उसके पर्स से एक सिक्का गिरता है जो जाकर ट्रेन ट्रैक बदलने वाले हिस्से में फंस जाता है। उधर पार्टी में स्टेफनी के डैड उनकी मुलाकात अपने दोस्त से करवाते हैं, जो कि एक डॉक्टर हैं। वो स्टेफनी के एक्सीडेंट के बारे में सुनते ही कहते हैं, तुम मरी नहीं होगी, टेक्निकली तुम्हारी जान नहीं गई थी। इसने तुम्हारी रुकी हुई सांसें शुरू कर दी होंगी, लेकिन इस दौरान तुम्हारा दिल नहीं रुका होगा, तभी तुम बच पाई। इसी दौरान एक भयानक ट्रेन हादसा हो जाता है। अब मौत फिर से उनके पीछे है। वो पूरी ताकत से भागते हैं, लेकिन मौत से कोई नहीं बच सकता। आखिरकार स्टेफनी और चार्ली का भी खेल खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी फाइनल डेस्टिनेशन 6 की। उम्मीद है कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी।